तो दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल गुरु केंद्र क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आप लोग थंबनेल में दिख रहा होगा कि हिंदी की बीजे सीरीज, आज से हम लोग बीजे सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस बीजे सीरीज में खास क्या होने वाला है, तो आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स है, चाहे RO का हो गया, UP-SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, UP PCS का एग्ज़ाम्स है, और आने वाली UPSI की नई वैकेंसी है, जूनियर असिस्ट 5512 की वैकेंसी है, UP ASI का एग्ज़ाम होने वाला है, UPP की न्यू वैकेंसी। इस सीरीज़ में हम लोग हिंदी को जीरो से स्टार्ट करेंगे और एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसके प्रैक्टिस को करेंगे। यानी पहले हम लोग थियरी देखेंगे, फिर उससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। यूपी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज से विजय सीरीज। आज ये हमारा पहला टॉपिक है और देखते हैं हम लोग पहले टॉपिक में आज क्या पढ़ेंगे। तो आज के पहले टॉपिक में हम देखने वाले हैं हिंदी का सामान्य परिचय, यानी हिंदी भाषा का सामान्य परिचय क्या है। ठीक है, उस सामान्य परिचय में भाषा क्या है, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किसने क्या कहा है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हमारी संस्कृत के भास धातु से हुई है। अब भास का अर्थ क्या होता है, भास का अर्थ होता है या तो बोलना या तो कहना। ठीक, तो शब्दों के सार्थक समूह को या संकेत को भाषा कहते हैं। आपसे डेफिनेशन तो नहीं पूछने वाला है कि भाषा किसे कहते हैं, लेकिन हम लोग हिंदी को स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, शुरू से शुरू कर रहे हैं, तो जिसके कारण हम लोग छोटी चीज़ों पे ही ध्यान देंगे। ठीक है, और पूरे संपूर्ण टॉपिक को कवर करने का काम करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। तो भाषा किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को या तो संकेत को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। दूसरे अन्य तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों एवं भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, जिसके द्वारा हम अपने भावों को, विचारों को, भावनाओं को एक दूसरे के प्रति व्यक्त करते हैं, वही क्या होती है, भाषा होती है। अब पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार देखा जाए तो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने बताया है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचार स्वयं समझ सकता है। यानी एक भाषा से हम क्या करते हैं, अपने विचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार को अपने तक भी समझने में हम एक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो ये किसने कहा था, ये पंडित कामता प्रसाद गुरु ने कहा था। ठीक है, अब भाषा के रूप, तो भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक तो हमारा मौखिक भाषा होता है, दूसरा लिखित भाषा होता है और तीसरा सांकेतिक भाषा होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि भाषा को कितने भाग में विभाजित किया गया है, तो भाषा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब हम यहाँ से देखते हैं मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो मौखिक भाषा क्या होती है, परिचर्चा अर्थात विस्तृत व्याख्या भाषा का मौखिक रूप है। हम लोग जो आपस में बात करके अपने विचारों को आसपास पहुंचाते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। एक तरीके से गांव में देखे होंगे, चौराहे पे देखे होंगे, क्या करते हैं, दिन प्रतिदिन जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनकी परिचर्चा करते हैं। ठीक है, कि आज घटना क्या घटी है। तो हम कहकर या दूसरे के भाव को सुनकर परिचर्चा के द्वारा या किसी चीज़ के ऊपर विस्तृत व्याख्या करके ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। दूसरा है हमारा लिखित भाषा। तो लिखित भाषा क्या है, लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। यानी लिखित भाषा में हम अपने विचार को किसी तक अगर पहुंचाएंगे तो किसके द्वारा, किसी चिन्ह के द्वारा, किसी अक्षर के द्वारा क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। यानी लिखित भाषा में हम अक्षरों या चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा सांकेतिक भाषा। जिन संकेतों के द्वारा बच्चे, गूंगे और बहरे अपनी बात
दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? सांकेतिक भाषा कहलाता है। यानी भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा परिचर्चा की भाषा हो गई, लिखित भाषा में चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, और सांकेतिक भाषा में क्या करते हैं? संकेत के द्वारा, चाहे बच्चे हो गए, भाई छोटा बच्चा अगर 6 मंथ का बच्चा है, 1 ईयर का बच्चा है, तो वो क्या करता है? वो संकेत के थ्रू, उसको तो कोई भाषा का ज्ञान है नहीं, भाई वो हिंदी बोल रहा है, मराठी बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो वो धीरे धीरे क्या करता है? भाषा को सीखने की कोशिश करता है और संकेतों के द्वारा बताता है कि हमको क्या चीज़ की ज़रूरत है। ऐसे गूंगों की भाषा हो गई, बहरे की भाषा हो गई, तो ये सब क्या है? सांकेतिक भाषा के थ्रू क्या करते हैं? अपने विचार को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब कुछ विद्वानों ने भाषा के 2 ही रूप बताए हैं, एक तो मौखिक और लिखित। कुछ विद्वानों ने क्या बताया है कि भाषा के 2 ही रूप होते हैं, एक तो लिखित होता है, दूसरा मौखिक होता है। मौखिक में ध्वनि होती है और लिखित में वर्ण। यानी मौखिक भाषा की बात करें तो मौखिक भाषा में हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं और लिखित भाषा में हम वर्ण का प्रयोग करते हैं। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो ये सवाल पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण या अक्षर होती है। क्या होती है? वर्ण या अक्षर होती है। क्या होता है? वर्ण या अक्षर होता है। ठीक है। क्रम, इनका हम क्रम देखते हैं। तो हमारा क्रम की बात करें तो सबसे पहले ध्वनि, उसके बाद वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद पद, पद के बाद वाक्य। इनका क्रम यही है। क्रम लगाने के लिए कभी पूछ देता है। ठीक है। तो सबसे पहले ध्वनि आती है, ध्वनि के बाद वर्ण आता है, वर्ण के बाद शब्द आता है, शब्द के बाद पद आता है, पद के बाद क्या होती है? वाक्य की रचना होती है। आगे चलते हैं। शब्द क्या है? शब्द क्या है? तो शब्द हमारा क्या है? वर्णों का सार्थक समूह। क्या है? वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ प्रकट करे। यानी शब्द हमारा वही होगा जो वर्णों का सार्थक क्रम हो और जो निश्चित क्या करे? अर्थ प्रकट करे। जैसे कमल। ठीक है। अगर यहीं पे हम म क ल कर दें तो मकल का हमको कोई अर्थ नहीं नजर आ रहा है। ठीक है। लेकिन कमल यानी हम एक पुष्प की बात कर रहे हैं, रमेश एक नाम की बात कर रहे हैं, पूर्व एक दिशा की बात कर रहे हैं, ईटीसी। मतलब ऐसे शब्द जो सार्थक क्रम में हो और जिनका एक निश्चित अर्थ प्रकट हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। आगे क्या है? पद। पद हमारा क्या कहलाता है? तो पद क्या है? सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। अभी हमने देखा जो सार्थक वर्ण समूह होता है वो हमारा शब्द कहलाता है, और जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो ये क्या कहलाता है? पद कहलाता है। यानी सार्थक वर्ण समूह हमारा शब्द कहलाता है, और जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखें, मोहन स्कूल जाता है। ठीक है। तो मोहन एक क्या है? सार्थक शब्द है। मोहन एक नाम के बारे में बताया जा रहा है। स्कूल एक स्थान के बारे में बताया जाता है जहाँ से विद्या ग्रहण की जाती है। ठीक है। जाता भी एक क्या है? शब्द है, जाने का कार्य कर रहा है। ठीक है। तो ये क्या है? सार्थक शब्द है, और सार्थक शब्द को एक क्रम में बताया गया है। तो ये हमारे क्या हो गए? इन सबको मिला करके हमारा क्या बन गया? हमारा पद बन गया। अगला है हमारा वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक समूह। क्या? 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करे। क्या करे? पहली बात तो 2 या 2 से अधिक शब्द होने चाहिए वाक्य के लिए। ठीक है। और उनका सार्थक समूह होना चाहिए जो निश्चित क्या करे? अर्थ प्रदान करे। इसे भाषा की पूर्णतम इकाई कहते हैं। ठीक है ना। वाक्य जो होता है, वाक्य को हम लोग भाषा की पूर्णतम इकाई कहते हैं। तो वाक्य के लिए वाक्य और पद में क्या अंतर है? तो वाक्य और पद में अंतर ये है कि पद में जो हमारे शब्द हैं वो 2 भी हो सकते हैं। ठीक है। 1 भी हो सकते हैं।
लेकिन हमारा जो वाक्य है दो या दो से अधिक ही, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को जब तक हम मिला करके नहीं लिखेंगे जिनका शाब्दिक सार्थक अर्थ ना प्रकट होता हो, तो वहाँ पे हम उस वाक्य को वाक्य बोल ही नहीं सकते, ठीक है ना। और हमारी जो भाषा की पूर्णतम इकाई होती है, क्वेश्चन यही पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाषा की पूर्णतम इकाई क्या होती है। तो भाषा की पूर्णतम इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। जैसे राधा कल स्कूल जाएगी, तो राधा कल स्कूल जाएगी, ये क्या है? ये एक पूर्णतम वाक्य है, ठीक है। अब आते हैं वाक्य के अंग। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है। तो उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे राम जाता है, तो यानी हम किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जानकारी किसके बारे में प्रकट कर रहे हैं? तो राम के बारे में प्रकट कर रहे हैं। तो जब जानकारी राम के बारे में दे रहे हैं तो उद्देश्य हमारा क्या हो गया? राम हो गया। विधेय यानी जो भी जानकारी राम के बारे में दी जाए, जिसके बारे में जो भी कुछ कहा जाए। जैसे राम जाता है तो क्या राम क्या करता है? राम जाने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? उद्देश्य राम हो गया, विधेय क्या हो गया? जाना हो गया, ठीक है। तो उद्देश्य और विधेय आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं हिंदी की उत्पत्ति कब से हुई, उसको देखते हैं। तो कब से? हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव 1000 ईस्वी के आसपास माना गया। कब माना गया? 1000 ईस्वी के आसपास माना गया है, ठीक है। अब हिंदी कैसा शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है? हिंदी जो है हमारा फारसी भाषा का शब्द है, ठीक। हिंदी का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ एवं इसका पहला प्रयोग ईरान के निवासियों ने किया। क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी का जन्म किसके द्वारा हुआ है? तो हिंदी का जन्म किसके द्वारा हुआ है? संस्कृत भाषा के थ्रू हुआ है, ठीक है। किस शब्द से हुआ है? सिंधु शब्द से हुआ है। और इसका पहला प्रयोग किसने किया था? तो इसका पहला प्रयोग किसने किया था? ईरान के निवासियों ने किया था। किसने किया था? ईरान के निवासियों ने क्या किया था? हिंदी भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति, तो हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति जो है हमारी सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। किस अपभ्रंश से मानी जाती है? सौरसेनी। आगे अभी आपको अपभ्रंश मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम देख लेते हैं कि हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है। आगे चलते हैं। अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या होता है? अपभ्रंश को हिंदी की जननी माना जाता है, जबकि संस्कृत भाषा भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा या देववाणी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी की जननी किसे कहते हैं? तो हिंदी की जननी अपभ्रंश को माना जाता है, ठीक है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो सबसे प्राचीन भाषा हमारी संस्कृत भाषा है, ठीक है। और संस्कृत भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? आर्य भाषा कहते हैं, या तो देव भाषा कहते हैं, या तो देववाणी कहते हैं, ठीक है। ये किसके लिए है? संस्कृत के लिए है। संस्कृत को हम लोग आर्य भाषा कहेंगे, या तो देव भाषा कहें, या तो देववाणी कहें। ये संस्कृत के लिए हो गया। हिंदी के जननी किसे कहा जाता है? अपभ्रंश को कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नोट। अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? केवल 8 स्वरों का प्रयोग किया गया था। आ, बड़ा, ई, बड़ी, ऊ और बड़ा ऊ, ए, ओ। इन्हीं को मूल स्वर कहा जाता था। इन्हीं को अपभ्रंश में जिन 8 स्वरों का प्रयोग किया गया था, इन्हीं को क्या कहते थे? मूल स्वर कहते थे, ठीक है। लेकिन आगे आदिकाल में आकर के, कब आकर के? आदिकाल में आकर के 2 नए स्वर को जोड़ दिया गया। कौन कौन से? ए को जोड़ा गया और औ को जोड़ा गया, ठीक है। और जिसे हम लोग का क्या कहे? जिसे हम लोग संयुक्त स्वर कहे। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि अपभ्रंश में मूल कितने स्वर थे? तो अपभ्रंश में मूल स्वरों की संख्या कितनी थी? तो मूल स्वरों की संख्या 8 थी। कौन कौन से थे? आ, बड़ा, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ,
ठीक है। आदिकाल में किन दो स्वरों को जोड़ा गया? तो ए और औ को जोड़ा गया। ए और औ को कहा क्या जाता था? तो ए और औ को संयुक्त स्वर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संयुक्त स्वर कहा जाता था। आगे चलते हैं। अपभ्रंश में डा और ढा व्यंजन नहीं थे, इनका विकास आदिकाल में हुआ। तो डा और ढा का विकास कब हुआ था? आदिकाल में हुआ। कब हुआ? आदिकाल में हुआ। ठीक है। ये क्या थे? ये व्यंजन नहीं थे, इनका विकास कब हुआ? आदिकाल में हुआ। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि डा और ढा का विकास कब हुआ? तो डा और ढा का विकास आदिकाल में हुआ। कब हुआ था? आदिकाल में हुआ था। ठीक है। तो ये तो हमारा था हिंदी भाषा की उत्पत्ति, किस तरीके से, कैसे, किस अपभ्रंश के थ्रू हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। ठीक है। सबसे पहले हिंदी को किसने बोला, किसने प्रयोग किया? ठीक है ना। हिंदी किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत आती है? फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है। तो सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग ईरान के निवासियों ने किया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा हिंदी भाषा की उत्पत्ति में। अब आते हैं भारतीय आर्य भाषा। तो भारतीय आर्य भाषा क्या थी? इसका टाइम पीरियड क्या था, यानी समय क्या था, कब से कब इसका काल निर्धारित किया गया था? तो आइए देखते हैं। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभाजित किया गया है। कितने कालों में विभाजित किया गया है? भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभाजित किया गया है। कितने काल में विभाजित किया गया है? 3 काल में। पहला हमारी प्राचीन भारतीय आर्यकाल भाषा। तो कब से कब इसका टाइम पीरियड है? तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारतीय आर्यकाल भाषा का क्या है? समय है। दूसरा हमारा था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो मध्यकालीन आर्य भाषा जो कब से कब थी? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। कब से कब थी? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक हमारा क्या था? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल था। तीसरा हमारा क्या है? आधुनिक भारतीय आर्यकाल भाषा। तो 1000 ईस्वी से अब तक का जो टाइम पीरियड है वो आधुनिक भारतीय आर्यकाल भाषा का है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? हिंदी भाषा का क्रम, हिंदी भाषा के विकास का क्रम। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछता है। इस क्रम को तो आप रट लें, याद कर लें, जो भी करना इसे कर लें। क्या है इसका क्रम? संस्कृत। क्या है इसका क्रम? संस्कृत, सॉरी एक मिनट। तो क्रम क्या है? तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है। तो हिंदी का जन्म अपभ्रंश से, अपभ्रंश का जन्म प्राकृत से, प्राकृत का जन्म पाली से, पाली का जन्म संस्कृत से। यानी आदि जननी संस्कृत को इसीलिए कहा गया है क्योंकि संस्कृत से ही सभी भाषाओं की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। ठीक है। और हिंदी और अपभ्रंश के बीच की जो भाषा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवहट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी और अपभ्रंश के जो बीच की भाषा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवहट्ट कहते हैं। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं संस्कृत को हम लोग देववाणी कहते हैं। संस्कृत हमारी क्या है? देववाणी है। यहाँ से कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। संस्कृत को हम लोग देववाणी कहते हैं। पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश किस में दिया था? पाली भाषा में दिया था। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया था? तो किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया हुआ था। ठीक है। बौद्ध धर्म की भाषा क्या होती है? तो पाली भाषा है। ठीक है। आगे चलते हैं। प्राकृत, जैन धर्म की भाषा कौन सी है? प्राकृति है। कौन सी है? जैन धर्म की भाषा क्या है? प्राकृति है। और महावीर स्वामी ने अपना जो उपदेश था वो किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में दिया था। यानी पाली और प्राकृत, यहाँ से 4 क्वेश्चन बने। कौन कौन से? पहली बात तो प्राकृति किस धर्म की भाषा है? तो जैन धर्म की भाषा है। किसने अपने उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिया था? तो महावीर स्वामी ने दिया था। पाली जो है किस धर्म की भाषा है? तो बौद्ध धर्म की भाषा है। ठीक है। और किसने अपने उपदेश जो है पाली में दिए थे? तो किसने दिए थे? अभी आपने देखा है कि भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश किस में दिया था? पाली भाषा में दिया था। अपभ्रंश बिगड़ा हुआ रूप,
अपभ्रंश को हम लोग क्या कहते हैं? बिगड़ा हुआ रूप। हिंदी, आधुनिक हिंदी, हिंदी को हम लोग क्या कहते हैं? जिनका प्रयोग आज हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग आधुनिक हिंदी कहते हैं। अपभ्रंश क्या है? हमारा बिगड़ा हुआ रूप है। ठीक है, आगे देखते हैं। आकृति मूलक, यानी आकृति या रूप के आधार पर हिंदी, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी विश्लिष्ट या वियोगात्मक भाषा है। हिंदी कैसी भाषा है? विश्लिष्ट भाषा है या तो वियोगात्मक भाषा है। ठीक है, जबकि संस्कृत कैसी है? संयोगात्मक, और अंग्रेजी क्या है? वियोगात्मक भाषा है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है? हिंदी कैसी भाषा है? तो हिंदी विश्लिष्ट या वियोगात्मक भाषा है। संस्कृत क्या है? संयोगात्मक भाषा है। संस्कृत क्या है हमारी? संयोगात्मक भाषा है। ठीक है, और अंग्रेजी क्या है? वियोगात्मक भाषा है। आगे चलते हैं। सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में प्रथम स्थान किसका है? अंग्रेजी का है। किसका है? अंग्रेजी का है। द्वितीय स्थान मंदारिन का है जो चीन में बोली जाती है, और तृतीय स्थान किसका है? हिंदी का है। देखिए, मज़ेदार बात तो यहाँ है कि पॉपुलेशन में भारत वाले कितने आगे निकल गए हैं। पॉपुलेशन में कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी हो गई है, हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, लेकिन जो हमारी मदर टंग है, मातृभाषा है, उसके प्रति हमारा स्थान तीसरा है। उसमें सुधार नहीं करना है, कोई बात नहीं है, कहीं तो सुधार हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा राजभाषा के रूप में हिंदी। ठीक है, तो राजभाषा, राष्ट्रभाषा, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो आज हम सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। तो राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग कैसे है? हिंदी को कहते क्या है? तो सामान्य अर्थ है क्या है? राजकाज की भाषा। राजभाषा के रूप में हिंदी में, यानी सामान्य अर्थ अगर हम देखें तो राजकाज की भाषा, राज्य या प्रशासन की भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। ठीक है, राजकाज की भाषा या प्रशासन की भाषा जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। सरकार एवं जनता के मध्य सेतु का कार्य करती है, यानी जो हमारी राजभाषा होती है वो सरकार और जनता के मध्य सेतु यानी पुल, ठीक है ना, एक मीडिएटर का काम करती है। यानी हम अपनी बात सरकार तक किस भाषा में पहुंचा रहे हैं, सरकार अपनी बात हम तक किस भाषा में पहुंचा रही है, यानी सेतु का कार्य करती है क्या? राजभाषा। ठीक है, तो राजभाषा क्या है समझ में आ गया होगा आपको। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा द्वारा राजभाषा घोषित किया गया। कब किया गया? तो हिंदी को राजभाषा घोषित कब किया गया? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा है, हर एग्ज़ाम में पूछता है, कोई फिक्स एग्ज़ाम नहीं है कि इसी एग्ज़ाम में पूछेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 26 जनवरी 1950 को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया। हिंदी को 26 जनवरी, यानी ये पूछा जाए कि संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई हिंदी को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को तो संविधान सभा द्वारा राजभाषा घोषित किया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया। ठीक है, और उसी के उपलक्ष्य में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। क्या किया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? हिंदी भाषा की लिपि जो है वो क्या है? देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। और देवनागरी का परिष्कृत रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि। ठीक है ना, ब्राह्मी लिपि से निकली है हमारी देवनागरी लिपि। ये लिखी कैसे जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या है कि संविधान सभा में और हमारे संविधान में जो हिंदी को स्थान मिला है, तो स्थान कहाँ कहाँ मिला है? तो भाग 17 में मिला है। कहाँ मिला है? भाग 17 में मिला है। अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है।
तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारतीय संविधान में हिंदी का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक किया गया है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है। तो 343 से 351 तक किया गया है, भाग 17 में किया गया है। ठीक है, अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 8 में किया गया है। ठीक है, और अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, तो कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, बोडो, डोंगरी, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मराठी, बंगला और पंजाबी। यानी ये क्या है? 22 भाषाओं को क्या किया गया है? संविधान में हमारे स्थान दिया गया है। अब राजभाषा की संवैधानिक स्थिति देखते हैं, उसकी संवैधानिक स्थिति क्या क्या रही है। भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख है। यानी भाग 5 में जो है अनुच्छेद 120 में संसद में जो प्रयुक्त हो रही है भाषा, उसका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। ठीक है, और वहीं भाग 6 में, ठीक है, अनुच्छेद को देखें थोड़ा सा आप, यहाँ पे अनुच्छेद 210 की बात किया जा रहा है और यहाँ पे अनुच्छेद 120 की बात किया जा रहा है और यहाँ पे अनुच्छेद 210 की बात किया जा रहा है। ठीक है, ये हमारा भाग 5 के अंतर्गत आ रहा है, ये हमारा भाग 6 के अंतर्गत आ रहा है। यानी संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा की बात करें कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, तो अनुच्छेद 120 के अंतर्गत आएगा। किस भाग के अंतर्गत आएगा, तो भाग 5 के अंतर्गत आएगा। वहीं पे विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा की बात करेंगे तो भाग 6 के अंदर अनुच्छेद 210 के अंतर्गत आएगा। यानी यहाँ पे 210 को अगर देखें, यानी एक का हम हेरा फेरी कर देते हैं। ये देखो 210 और 120, ठीक है, 120 हमारा क्या हो गया? संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा, और 210 हमारा क्या हो गया? विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा। ठीक है, भाग कैसे याद करेंगे? बड़े के साथ बड़ी वैल्यू को लेंगे, यानी 120 के साथ भाग 5 आएगा और 210 के साथ भाग 6 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 344 के तहत 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? ठीक है, तो 7 जून 1955 को किया गया। कब किया गया? 7 जून 1955 को किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, किस अंतर्गत के? अनुच्छेद 344 के अंतर्गत। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 345 प्रादेशिक भाषा। अनुच्छेद 345 में क्या कहा गया है? प्रादेशिक। अनुच्छेद 346 पत्रादि की राजभाषा, राज्य से राज्य, राज्य से संघ। यानी यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि जो पत्रादि, यानी एक राज्य दूसरे राज्य से जो भी पत्र के द्वारा बातें करेगा, ठीक है ना, उसमें जिस भाषा का प्रयोग होगा, ठीक है, चाहे राज्य से राज्य के अंतर्गत हो और चाहे राज्य से संघ के बीच हो या संघ से राज्य के बीच हो, ठीक है, तो वहाँ पे अनुच्छेद 346 आएगा। अनुच्छेद 347 क्या कहता है? किसी राज्य की जनसंख्या, अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा। अगर कहीं पे जनसंख्या के मामले में कोई समूह जिस भाषा का प्रयोग ज़्यादा कर रहा है, यानी 10 लोग हैं, ठीक है, वहाँ पे 8 लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, और 2 लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो मान्यता किसे दी जाएगी? तो वहाँ पे मान्यता हिंदी को दी जाएगी। अनुच्छेद 348 क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विधेयकों, अधिनियम, अध्यादेश में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है, अनुच्छेद 348 क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय में जिस भाषा का प्रयोग होगा, उच्च न्यायालय में जिस भाषा का प्रयोग होगा, विधेयकों में, अधिनियम में, अध्यादेश में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अगला क्या है? अनुच्छेद नंबर 349 भाषा संबंधी विधियों की अधिनियमित करने का प्रावधान। भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान।
अनुच्छेद 350 क्या कह रहा है? शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त भाषा। ठीक है भाई, हमने शिकायत की है संस्कृत में, हमको निवारण किया जा रहा है तेलुगु में। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या किया है, तो आप जिस भाषा में आपका शिकायत का निवारण किया जा सके, अगर हिंदी में किया जा रहा है तो आपका शिकायत निवारण किस में होना चाहिए? हिंदी में होना चाहिए। संस्कृत में हो रहा है तो किस में होना चाहिए? संस्कृत में होना चाहिए। अनुच्छेद 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण। 350 ये बहुत ज़्यादा पूछता है। 350 है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण। अनुच्छेद 350 भी भाषाई अल्पसंख्यक के वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी का उल्लेख। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी का उल्लेख। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के निर्देश। ठीक है, किस किस तरीकों से, किस किस उपायों से हिंदी भाषा का विकास होगा, उससे संबंधित अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 351 है। अब आते हैं हमारा राजभाषा। क्या है? राजभाषा। राज्य की भाषा प्रत्येक राज्य अपनी सीमा में अपने राज्य की भाषा में कामकाज करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, तो उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा है वो हिंदी भी है और उर्दू भी है। उत्तराखंड है, ठीक है, तो उत्तराखंड हिंदी को भी लिया है और संस्कृत को भी लिया है। तो यानी प्रत्येक राज्य जो है अपनी सीमा के अंदर अपनी भाषा का प्रयोग करने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, तो वहाँ पे जिस भाषा का प्रयोग किया जाएगा वो क्या होगी? हमारी राज्य भाषा होगी। और राष्ट्रभाषा क्या होगी? राष्ट्रभाषा राष्ट्र की भाषा है, जिस भाषा के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र में विचार विनिमय एवं संपर्क स्थापित किया जा सके। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या के द्वारा, ठीक है, जिस भाषा का प्रयोग हो, जिस भाषा का प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र कर रहा हो, ठीक है, अपने संपर्क को स्थापित करने के लिए, अपने विचार को स्थापित करने के लिए, अपने विनिमय को स्थापित करने के लिए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? उस भाषा का प्रयोग राष्ट्रभाषा के रूप में किया जाएगा। संपर्क भाषा आशय जनभाषा से है। ठीक है, यानी हम एक दूसरे से किस भाषा में संपर्क साध रहे हैं एक दूसरे से, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी संपर्क भाषा हो जाएगी। मातृभाषा क्या है? माता की भाषा, माता पिता परिवार के सदस्यों के अनुकरण द्वारा सीखी और सहज बोली का परिष्कृत रूप मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, मातृभाषा क्या होती है? हम अपने माता पिता की भाषा को बोलें, ठीक है, अपने परिवार की भाषा को बोलें। ठीक है, यानी वो भाषा जिसको अनुकरण करके सीखा जाए, ठीक है, और सहजता से बोला जाए, वो क्या होती है? हमारी मातृभाषा कहलाती है। मानक भाषा क्या होती है? मानक भाषा को टकसाली भाषा, मानक भाषा को हम लोग टकसाली भाषा, साधु भाषा, नागर भाषा और अंग्रेजी में इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज, क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। किसको? मानक भाषा को। ठीक है, मानक भाषा को कि हमने 3-4 नाम बताए आपको, कौन सा? टकसाली भाषा, साधु भाषा, नागर भाषा और अंग्रेजी में इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। मानक भाषा शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार एवं व्यवहार की भाषा होती है। मानक भाषा क्या होती है? शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार एवं व्यवहार की भाषा होती है। ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है? मानक भाषा कहलाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली प्रमुख भाषाएं, ठीक है ना। अब देवनागरी लिपि में किन किन भाषाओं को लिखा जाता है तो देखते हैं हम। क्या है? हिंदी है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत देवनागरी लिपि में, पाली देवनागरी में, मराठी देवनागरी में, कोंकणी देवनागरी में, सिंधी देवनागरी में, कश्मीरी देवनागरी में, भोजपुरी देवनागरी में, मगही देवनागरी में, बोडो देवनागरी में, डोंगरी देवनागरी में, मैथिली देवनागरी में, संथाली देवनागरी में, राजस्थानी देवनागरी में, नेपाली देवनागरी में, गढ़वाली देवनागरी में, नागपुरी देवनागरी में, ठीक है, अंगिका देवनागरी में, खस, ये सब क्या है? ये हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली क्या है? भाषाएं हैं।
कुछ क्वेश्चंस हैं। भारत के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 2006 से मनाया जाता है। किसने मनाने की घोषणा की थी? तो मनमोहन सिंह ने मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, 3 क्वेश्चन क्लियर हुए। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 2006 से मनाया जाता है। आगे चलते हैं। भारतीय दूतावास में सर्वप्रथम नॉर्वे में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। ठीक है ना, तो किस दूतावास में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया? तो नॉर्वे के दूतावास में सर्वप्रथम क्या किया गया? विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में माना जाता है। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? तो गुजरात राज्य में इसका प्रयोग क्या किया गया? सर्वप्रथम माना जाता है। आगे क्या है? 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू किया। ठीक है, तो कब किया? 1835 में किया। किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। ठीक है, और क्या किया? अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू किया। खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया। और मानक हिंदी का आधार किसे माना गया? खड़ी बोली को माना गया। किसे माना गया? खड़ी बोली को माना गया। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है? शब्द है। क्या है? शब्द है। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई हमारा क्या है? शब्द है। भाषा की पूर्णतम इकाई क्या है हमारा? वाक्य है। क्या है? वाक्य है। हिंदी बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा है। तो किस परिवार की भाषा है हिंदी हमारी? तो बहुरूपीय परिवार की क्या है? भाषा है। हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा है। ठीक है, तो पूछता है कि संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? हिंदी है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा क्या है? अपभ्रंश है। क्या है? अपभ्रंश है। ठीक है, अब आगे आते हैं। आगे देखते हैं अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाएं, यानी किस अपभ्रंश से, ठीक है, का अपभ्रंश का संबंध किस किस भाषाओं से है, किस किस बोलियों से हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो हमारा क्या है? शौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है ना, तो शौरसेनी अपभ्रंश में क्या है? पश्चिमी हिंदी आती है। क्या आती है? पश्चिमी हिंदी आती है, राजस्थानी हिंदी आती है, गुजराती हिंदी आती है और पहाड़ी हिंदी आती है। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कितने आते हैं? 4 आते हैं। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है, अगला अपभ्रंश हमारा क्या है? मागधी अपभ्रंश है। ठीक है, तो मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी हिंदी, बांग्ला हिंदी, असमिया हिंदी और उड़िया हिंदी आती है। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है। ब्राह्मण अपभ्रंश के अंतर्गत क्या आता है? सिंधी आती है। महाराष्ट्री के अंतर्गत मराठी आती है और 85 के अंतर्गत लहदा और पंजाबी आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। पश्चिमी हिंदी, शौरसेनी अपभ्रंश। तो अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियों का उल्लेख किया गया है, तो उन्हें हम देखते हैं। ठीक है, यानी पश्चिमी हिंदी किसके अंतर्गत आती है? अभी हमने ऊपर देखा, तो पश्चिमी हिंदी हमारी शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी है? खड़ी बोली या कौरवी। ठीक है, खड़ी बोली को ही हम लोग क्या कहते हैं? कौरवी कहते हैं। ये क्या होती है? आकार बहुला होती है। आगे क्या है? ब्रजभाषा। ब्रजभाषा क्या है? ओकार बहुला है। क्या है ये? ओकार बहुला है। कन्नौजी क्या है? कन्नौजी हमारी भी क्या है? ओकार बहुला है। ठीक है, और बुंदेली भी हमारी ओकार बहुला है। और हरियाणवी या बांगरू या जाटू, यानी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली या हरियाणवी, यानी 5 बोलियां आती हैं। ठीक है, खड़ी बोली का अगर क्षेत्र की बात करें तो दिल्ली हो गया, मेरठ हो गया, सहारनपुर हो गया, बिजनौर हो गया, गाजियाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, अम्बाला, मुरादाबाद, देहरादून। वहीं पे ब्रजभाषा की बात करें तो आगरा, मथुरा,
ये सब क्षेत्र जैसे धौलपुर, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, ये सब क्या है, ये हमारे ब्रज भाषा के क्षेत्र हैं। कन्नौजी, कन्नौजी कहाँ पे बोली जाती है, कन्नौज में बोली जाती है, इटावा में बोली जाती है, कानपुर में बोली जाती है, हरदोई, पीलीभीत, इसमें क्या है, ये हमारी क्या है, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, यहाँ पे कन्नौजी बोली जाती है। बुंदेली, बुंदेलखंड के क्षेत्र हो गए, जैसे झांसी हो गया, बुंदेलखंड हो गया, ग्वालियर हो गया, जालौन हो गया, हमीरपुर, महोबा, होशंगाबाद, ये सब क्या है, ये सब हमारे बुंदेली बोली जाती है यहाँ पे। और बांगरू, जैसे अम्बाला हो गया, हिसार हो गया, करनाल हो गया, रोहतक हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हमारे हरियाणवी बोली जाती है। तो खड़ी बोली के अंतर्गत, खड़ी बोली बोल रहे हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, ठीक है। इनका याद करने का ट्रिक है, क्या है, कब कब हैं, ठीक है, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा और हरियाणवी। क्या है हमारा, खड़ी बोली, तो कब कब है से हम ये याद कर सकते हैं, के फॉर खड़ी बोली, बी फॉर ब्रजभाषा, के फॉर कन्नौजी, बी फॉर बुंदेली, एच फॉर हरियाणवी। यानी हम इस ट्रिक के थ्रू ये याद कर सकते हैं कि खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जिन 5 बोलियों का उल्लेख है वो 5 बोलियां कौन कौन सी हैं। आगे आते हैं राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी भी हमारी किस अपभ्रंश से निकली हुई है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई है, ठीक है। इसको भी आसानी से हम आपको बता सकते हैं, कैसे याद कर लेंगे। इसमें 4 दिशाएं बना दें, कौन कौन से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। अब जो पूर्वी हिंदी होती है, राजस्थानी में पूर्वी हिंदी में क्या आती है, डुढाई आती है या जयपुरी आती है, दक्षिणी में मालवी आती है, पश्चिमी में मारवाड़ी आती है और उत्तरी में मेवाती आती है, ठीक है। और इन भाषाओं में टावर की क्या होती है, बहुलता होती है। किसकी होती है, टावर की, यानी ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, यानी ये वर्ण हमारे क्या होते हैं, देखने को ज़्यादा मिलते हैं। आगे क्या है, हमारी बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी हमारी मागधी अपभ्रंश से निकली हुई है। किससे निकली हुई है, मागधी अपभ्रंश से निकली हुई है। अब इसमें क्या है, मगही है, मैथिली है और भोजपुरी है। मगही है, मैथिली है और भोजपुरी है। उसी तरीके से जैसे हमने पश्चिमी हिंदी को कब कब है से याद करने का ट्रिक बनाया था, वहीं पे हमने इसे ट्रिक बनाया है MMB से, ठीक है। तो M फॉर मगही, M फॉर मैथिली, बी फॉर भोजपुरी। भोजपुरी जो होती है इकार बहुला होती है, क्या होती है, इकार बहुला होती है। आगे आते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी हमारी अर्धमागधी अपभ्रंश से आई हुई है, ठीक है। इस अर्धमागधी अपभ्रंश में क्या है, अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है, ठीक है ना। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियों का उल्लेख है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको याद करने के लिए आप ABC याद कर लीजिए, A फॉर अवधी, B फॉर। तो आइए आगे देखते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण वीडियो बन नहीं पाया था, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। तो फिर से देखते हैं, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आई थी, तो हमारी ये आई थी अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत। इसमें अवधी थी, बघेली थी और छत्तीसगढ़ी थी। हमने इसको याद करने का आपको ट्रिक बता रहा था कि ABC को याद कर लें। ABC का मतलब A फॉर अवधी, B फॉर बघेली और C फॉर छत्तीसगढ़ी। आगे आते हैं, तो आगे है हमारा पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली हुई है, तो पहाड़ी हिंदी हमारी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई है, ठीक है। पहाड़ी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई है। अब इसमें कौन कौन सी आती हैं बोलियाँ, तो गढ़वाली आती है, कुमाऊनी आती है, ठीक है, गढ़वाली और कुमाऊनी आती है, ठीक है। अब बोलियों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था, ठीक है ना। तो हिंदी भाषा को हिंदवी किसने कहा था, हिंदी भाषा को हिंदवी अमीर खुसरो ने कहा था, ठीक है। अमीर खुसरो खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। तो अमीर खुसरो की जो रचनाएं होती थी किस भाषा में लिखी जाती थी, तो किस बोली में लिखी जाती थी, तो खड़ी बोली में लिखी जाती थी, ठीक है। और जो क्षैतिज रेखा होती है, कौन कौन सी क्षैतिज रेखा, जैसे हमने लिखा राम, ठीक है ना। तो ये जो रेखा है ये हमारी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हम इसको शिरोरेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, शिरोरेखा कहते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद। ये हमारा था हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, उससे संबंधित वीडियो। तो अगर ये हमारी पहल, ये हमारा प्रयास
अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हम और भी अच्छा कंटेंट आपको दे सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।